दिल्ली एनसीआर के 40 स्कूलों को बम की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि बीती रात स्कूलों को बम की धमकी मिली है। मेल के जरिए यह धमकी दी गई है और इसके बाद बच्चों को स्कूल से वापस भेज दिया गया। जिन स्कूल्स को बम की धमकी मिली है उसमें डीपीएस, आरकेपुरम, जीडी गोयनका, पश्चिम विहार, मदर मैरी स्कूल, मयूर विहार जैसे बड़े स्कूलों के नाम शामिल हैं। और देखिए वहां पर अब तलाशी ली जा रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच हो रही है कि आखिर ये जो धमकी मिली है आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। और स्कूलों की धमकी को लेकर बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। धमकी देने वालों ने $30,000 की डिमांड की थी और $30,000 नहीं देने पर बम ब्लास्ट की धमकी भी दी है। TV9 के पास धमकी वाले ईमेल की कॉपी भी है। हम आपको पूरा मेल नहीं दिखा सकते। मेल में लिखा गया है धमकी के पीछे KNR ग्रुप। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ वो मेल का वो हिस्सा जिसमें $30,000 की डिमांड की गई, नहीं देने पर बम से उड़ाने की धमकी, KNR ग्रुप का इसमें नाम भी लिखा हुआ है। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस स्कूलों पर पहुंची है और लगातार वहां पर तलाशी की जा रही है। जो ईमेल का हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पे लिखा है, इफ आई डू नॉट रिसीव $30,000 आई विल डेटोनेट द बॉम्ब्स, द ग्रुप KNR इज बिहाइंड दिस अटैक। सीधे तौर पे ये कहा गया कि $30,000 नहीं मिले तो बम उड़ा देंगे, डेटोनेट कर देंगे और इस सब के पीछे KNR ग्रुप है। दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिजीत ठाकुर हैं जीडी गोयनका स्कूल के पास पश्चिम बिहार, और शालिनी वाजपेयी DPS आरकेपुरम हमारे साथ हैं। सीधे पहले चलेंगे अभिजीत के पास। अभिजीत, वहां क्या हो रहा है इस वक्त जीडी गोयनका स्कूल के पास? क्या हलचल है, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी तक? देर रात धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद जीडी गोयनका स्कूल में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जीडी गोयनका स्कूल की बिल्डिंग। सुबह के वक्त जहां पर आमतौर पर चहल पहल होती है, बच्चों का आना जाना लगा होता है, असेंबली होती है और टीचर्स भी यहां पर मौजूद होते हैं। आप देखेंगे कि यहां पर इस गेट को, जो मेन गेट है एंट्रेंस का, इसे बंद रखा गया है। बाहर जो स्कूल की प्राइवेट सिक्योरिटी है वो आपको खड़ी दिखाई देगी। और सुबह ही यहाँ पर पुलिस टीम भी पहुंची थी जो कि छानबीन करने के बाद यहाँ से जा चुकी है। तमाम जो बसें हैं वो आपको दिखाई देगी यहाँ पर की पार्किंग में खड़ी है, क्योंकि सभी बच्चों को घर वापस जाने के लिए सुबह ही कॉल करके जानकारी दे दी गई थी। जैसे ही बॉम्ब थ्रेट की जानकारी स्कूल प्रशासन तक पहुंची उसके बाद ये निर्णय ले लिया गया था। लेकिन एक बड़ी चिंता का विषय ये तमाम अभिभावकों के लिए भी है और स्कूल संचालकों के लिए भी है। जिस तरीके से लगातार स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी या फिर बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी स्कूल में दी जा रही है, एक सुरक्षा के लिए बड़ा कंसर्न इसे माना जा रहा है। और पुलिस भी तमाम बिंदुओं से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि दिल्ली के तमाम इलाके, अगर हम बात करें जीडी गोयनका स्कूल की तो ये वेस्ट दिल्ली का इलाका लगता है। आरकेपुरम में स्कूल को धमकी दी गई है। उसके अलावा ईस्ट दिल्ली में अगर मयूर विहार की बात करें तो वहां भी एक स्कूल में इस तरह के थ्रेट मेल किए गए और कुल 40 अलग अलग स्कूल इसमें शामिल हैं जिनको ये थ्रेट मेल दिया गया, जिसके बाद स्कूलों को बंद रखा गया है। तो बच्चों की पढ़ाई भी ऐसे में प्रभावित होती है। पिछले ही महीने की अगर हम बात करें तो रोहिणी के स्कूलों को इस तरह के धमकी भरे ईमेल आए थे और प्रशांत विहार के एक स्कूल के बाउंड्री वॉल के पास तो एक ब्लास्ट भी हुआ था जिसमें कि थोड़ी सी क्षति भी स्कूल प्रीमाइसेस में देखी गई थी और आसपास के दुकानों और बिल्डिंग्स में भी देखी गई थी। तो पूरी गंभीरता के साथ पुलिस प्रशासन जो है इस पूरे मामले बिल्कुल, तो इस पूरे मामले को पूरी गंभीरता के साथ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी वहां पर छानबीन हो रही है जहां पर भी स्कूल्स को धमकी मिली है। शालिनी वाजपेयी का रुख करते हैं, DPS आरकेपुरम से हमारे साथ लाइव हैं। शालिनी, आप DPS आरकेपुरम के बाहर आप मौजूद हैं। अभी तक की वहां की तलाशी में, छानबीन में क्या पता चला है, कुछ मिला है क्या ऐसा? बिल्कुल करुणा, बताऊं फिलहाल अंदर दिल्ली पुलिस जो है वो जांच करी, बम स्क्वाड जो टीम है वो भी जांच करी और मैं इस स्कूल की आपको तस्वीरें दिखा रही हूं किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो तैनात है और अंदर जो है वो दिल्ली पुलिस तलाशी ले रही है कि एक कोने की। लेकिन फिलहाल अभी कुछ नहीं मिला है तलाशी में, जो कि खबर सामने आ रही है। और आपको बता दूं कि ये 1.5 साल में चौथी बार इस स्कूल को ईमेल आया है। इस ईमेल जो है वो सारे ही ईमेल 11:30
से 12 बजे के बीच रात में भेजे गए। और स्कूल जो है, जो उसने वो सुबह को देखा, जब स्कूल के जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर पहुँचा, तब उन्होंने सुबह को मेल देखा कि मेल आया हुआ। उसके बाद उन्होंने सभी को, सारे जो पेरेंट्स हैं उनको सूचित किया कि अपने बच्चों को आज स्कूल न भेजें। उसके बाद बसेस भी है जो है वो भी बच्चों को लेने स्कूल नहीं गई, और ये बसेस भी खड़ी हुई हैं। और यहाँ पर अंदर फिलहाल जांच चल रही। 40 के 40 स्कूल जो है फिलहाल खाली कराए जा चुके हैं। आज सड़कों पर सिर्फ स्कूल की बसेस ही नजर आएंगी, क्योंकि कोई भी बस आज बच्चों को लेने के लिए नहीं गई है। तो आज जो दिल्ली के जो स्कूल हैं और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आज ज़्यादा ये खौफ का दिन है, क्योंकि आज इस तरह के जो मेल लगातार आ रहे हैं, इसको लेकर उनके मन में तमाम सवाल है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, लगातार मेल कर रहे हैं। शालिनी, तो कुल मिलाकर अभी तक की जो छानबीन है, अभी तक की जो तलाशी ली गई है, अभी तक ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा है जिस तरह से बम की धमकी इन स्कूल्स को दी गई है। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। पहली बार दमिश्क में दाखिल हुआ है अल गोलानी। विद्रोही गुटों का लीडर है अबू मोहम्मद अल गोलानी, जो कि दाखिल हुआ है दमिश्क में। सीरिया की राजधानी में यह पहुंचा है। हयात तहरीर अल शाम का लीडर है गोलानी, जो कि पहली बार दमिश्क पहुंचा है। और यह तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जब दमिश्क पहुंचा तो किस तरह से सिर झुकाता हुआ वो नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। अल गोलानी, जो कि एसटीएस का चीफ है, अबू मोहम्मद अल गोलानी, जो कि पहली बार जैसे दमिश्क पहुंचा सीरिया की राजधानी, तो किस तरह से उसने सिर झुकाया। और एक और बड़ी खबर, दमिश्क की उम्मियत मस्जिद में गोलानी की तकरीर। समर्थकों से घिरा नजर आया अबू मोहम्मद अल गोलानी। तो आपको बता दें कि गोलानी की तरफ से तकरीर की गई है। दमिश्क की उम्मियत मस्जिद से गोलानी की जो तकरीर है वो सामने आई है। और ये देखिए इस दौरान किस तरह से जो अल गोलानी है वो अपने तमाम समर्थकों से घिरा हुआ नजर आया, और चेहरे पर खुशी साफ तौर पर नजर आ सकती विद्रोहियों की जीत की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीरिया में अब आगे क्या होगा। इसको लेकर एक साथ 5 थ्योरीज चल रही हैं। सीरिया को लेकर 5 आशंकाएं हैं। पहली थ्योरी क्या है? पहली थ्योरी के मुताबिक सीरिया में हयात तहरीर अल शाम के मुखिया अबू मोहम्मद अल गोलानी की अगुवाई में नई सरकार बन सकती है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक अलग अलग विद्रोही गुट मिलकर सरकार बना सकते हैं। तीसरी थ्योरी के मुताबिक सीरिया में चुनाव के जरिए नई सरकार का गठन हो सकता है। असद सरकार में जो पीएम थे वो इसके पक्ष में है। चौथी थ्योरी के मुताबिक सीरिया में सत्ता को लेकर एक और गृह युद्ध छिड़ सकता है, विद्रोही गुट आपस में टकरा सकते हैं। और पांचवी और अंतिम थ्योरी के मुताबिक यह भी संभव है कि सीरिया के 5 टुकड़े हो जाएं, 5 हिस्सों में अलग अलग विद्रोही संगठन अपनी अपनी सरकारें बनाएं। और सीरिया से एक और बड़ी खबर, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की एक्सक्लूसिव तस्वीर अब आपको दिखाते हैं कि आखिर बशर अल असद कहां पहुंचे हैं। और खबर यह आ रही है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई कि बशर अल असद मॉस्को यानी कि रूस पहुंच गए हैं। रूस ने बशर अल असद को शरण दी है, पनाह दी है। रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी तास के हवाले से यह खबर है और यह तस्वीर सामने आ रही है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति जिनका तख्ता पलट कल विद्रोहियों की तरफ से किया गया, और इसके बाद से बड़ा सवाल था कि बशर अल असद कहां पर मौजूद है। रूस से यह तस्वीर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, रूसी सरकारी मीडिया तास का एक और बड़ा दावा, बशर अल असद के परिवार को भी रूस ने शरण दी है। परिवार के साथ मॉस्को में मौजूद है बशर अल असद। ये देखिए एक और तस्वीर सामने आ रही है, परिवार के साथ ही मॉस्को पहुंच गए बशर अल असद, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति। रूस असद के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माना जाता है। और सीरिया में बागियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। असद की लग्जरी कारों के बेड़े पर कब्जा कर लिया है। तस्वीरें उसकी सामने आई हैं जब लग्जरी कारों का जखीरा नजर आया और वहां पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। ये देखिए तमाम महंगी गाड़ियां असद की इस बेड़े में शामिल, लेकिन अब इन गाड़ियों पर कब्जा है विद्रोहियों का। नहना बिकिराज लहमार, नहना मानना बिदुबई शूहा या शबाब फर्रजो। तो एक तरफ बशर अल असद का तख्ता पलट तो विद्रोहियों ने कर दिया, लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है,
असद समर्थकों और विद्रोही गुटों में झड़प भी हुई है। यानी कि हालात अभी पूरी तरह से स्थिर हो नहीं पाए हैं सीरिया में। कई इलाकों से अभी भी झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। ईरानी मिलिशिया के कब्जे वाली पोस्ट पर अटैक किया गया है। आर्मी पोस्ट से सीरिया के झंडे हटाए गए। ईरान जो लगातार सीरिया की मदद कर रहा था, सीरिया की सरकार की मदद कर रहा था, असद की मदद कर रहा था, अब उसी के जो मिलिशिया ग्रुप है उनके साथ टकराव हुआ है। तो 5 दिसंबर को सीरिया की जो स्थिति थी उसके मुताबिक तुर्की बॉर्डर से सटे इलाकों में तुर्की समर्थित फोर्सेस का कब्जा था। अलेप्पो, इदलिब और होम्स तक हयात तहरीर अल शाम का कब्जा था, यानी एचटीएस का कब्जा था। देरा से लेकर लताकिया तक हल्के लाल रंग के इलाके में असद सेना का नियंत्रण था, यानी कि असद का शासन था। यहां पर पीले रंग वाले इलाके में एसडीएफ यानी कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कब्जा था। काले रंग वाले इलाके आईएसआईएस के कंट्रोल में थे, जबकि जॉर्डन बॉर्डर के नजदीक रुखबान इलाके में एफएसए सहित दूसरे विद्रोही संगठनों का कब्जा था। गोलान हाइट्स पर इजराइल का नियंत्रण था। 7-8 दिसंबर को 24 घंटे के अंदर के हालात बदले और जॉर्डन बॉर्डर के करीब दर्रा और अस-वायदा इलाके से एफएसए यानी कि फ्री सीनियर आर्मी की फौज रवाना होती है। असद सेना होम्स में जंग लड़ रही थी और दमिश्क में बहुत भारी सुरक्षा बल नहीं थे। एफएसए ने तेजी के साथ दमिश्क पर हमला बोला और बिना ज्यादा संघर्ष किए दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ बशर अल असद परिवार के शासन का अंत कल हो गया। वही रूसी बॉर्डर के पास पहुंचे सीरियाई विद्रोही रूसी खमीनिम एयरबेस के पास के इलाके पर कब्जा, करीब 6 किलोमीटर दूर जेबला शहर पर कब्जा किया है। और रूसी मीडिया टास के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर, बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। असद के पिता के पुतले की सवारी करते नजर आ रहे विद्रोही। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कैसे असद के पिता के पुतले को तोड़ा गया था, और अब ये नई तस्वीर, हाफिज असद के पुतले को गाड़ी से खींचते हुए विद्रोही नजर आ रहे सड़क पर। और वहीं रूसी मीडिया की तरफ से, रूसी सरकारी मीडिया का एक और बड़ा दावा, सीरियाई विद्रोहियों ने रूसी सैन्य ठिकानों को दी है सुरक्षा की गारंटी। रूसी सैन्य ठिकानों और दूतावास की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। तो टाटस हो, लताकिया हो, जहां पर रूस की तरफ से पूरा बेड़ा तैयार किया गया है, रूसी बेसिस बनाए गए, वहां पर किसी तरह का कोई हमला नहीं होगा, कोई भी विद्रोह वहां पर नहीं होगा। यह सुरक्षा गारंटी विद्रोहियों की तरफ से दी गई है। और एक और बड़ी खबर, बशर अल असद के सत्ता छोड़ने के बाद रूस से बड़ी खबर आ रही है। असद शासन का झंडा हटा दिया गया है। रूस से भी मॉस्को में सीरियाई दूतावास से हटाया गया है असद शासन का झंडा, क्योंकि विद्रोहियों ने कब्जे के बाद अपना नया झंडा जारी कर दिया है। और यह तस्वीर आपको रूस की राजधानी की दिखा रहे हैं, जहां पर जो सीरिया का दूतावास है वहां पर जो झंडा लगा था उसे हटा दिया गया है, क्योंकि वो असद शासन का था और अब नया झंडा जारी कर दिया गया है विद्रोहियों के कब्जे के बाद। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीरिया का दूतावास है मॉस्को में। यहां पर जो झंडा लगा हुआ था, अब आपको वो झंडा नजर नहीं आएगा, क्योंकि उस झंडे को कल तख्ता पलट होने के बाद, जैसे बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद उस झंडे को हटा दिया गया। और 2025 से पहले पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ, जो पश्चिम एशिया पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से बारूदी महाविनाश से दहल रहा था। वहां एक और देश में जबरदस्त हलचल मच गई है। लेकिन इस तख्ता पलट से कैसे रूस और ईरान के वर्चस्व को चोट पहुंची है और कैसे अरब वर्ल्ड में युद्ध का एक नया एपी सेंटर बनने जा रहा है, आज आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। 13 साल का गृह युद्ध सीरिया में असद विराम और रूस अमेरिका ईरान नए युद्ध में फूंकेंगे जान। सुन्नी मुल्क में शिया ताकत का अंत,
2025 में महायुद्ध का आरंभ। खत्म रूस और ईरान का वर्चस्व। क्या करेंगे ट्रंप और पुतिन? नया युद्ध अंतहीन। अरब देशों में महायुद्ध की आहट और ढूंढते रह जाओगे पश्चिम एशिया। ये सिविल वॉर में चलते सीरिया की तस्वीरें हैं। सीरिया के एक एक शहर पर लगातार विद्रोहियों का कब्जा होता जा रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई का अंजाम तख्ता पलट के साथ हो गया और अरब वर्ल्ड के इस देश में हलचल के साथ पूरे पश्चिम एशिया के समीकरण बदल गए हैं। अब सीरिया की सड़कों पर देश की सेना नहीं बल्कि विद्रोही लड़ाके हैं जिनका नेतृत्व हयात तहरीर अल शाम के नेता अबू मुहम्मद अल गोलानी कर रहे हैं। इस लड़ाई में सिर्फ सीरियाई सेना और विद्रोही गुट ही शामिल नहीं बल्कि तुर्की, अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, इजराइल और रूस भी अपने अपने हित साध रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, जो पश्चिम एशिया पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से भीषण युद्ध की त्रासदी झेल रहा था, उस पश्चिम एशिया का क्या होगा? पश्चिम एशिया की जमीन ने पिछले 1 साल में भीषण बारूदी विनाश झेला है। लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या पश्चिम एशिया महायुद्ध का एपिसेंटर बन जाएगा? क्योंकि इजराइल हमास की लड़ाई ईरान तक पहुंच चुकी है। इजराइल ने गाजा के साथ लेबनान में घुसकर अटैक किए। ईरान के प्रॉक्सी गुटों ने भूमध्य सागर में अमेरिकी वॉरशिप पर हमले किए। इजराइल ने इराक और सीरिया में ईरान के प्रॉक्सी गुटों को निशाना बनाया। अब सीरिया में विद्रोही गुटों ने तख्ता पलट कर दिया है, जहां ईरान ने अपने अड्डे बना रखे थे। क्या सीरिया में तख्ता पलट के बाद पश्चिम एशिया में अब नए सिरे से महायुद्ध की शुरुआत होगी? दो 2011 के बाद से ही सीरिया विदेशी ताकतों का प्लेग्राउंड बना हुआ है, जहां रूस, अमेरिका, तुर्की, इजराइल सभी हमले कर रहे हैं और अपने अपने गुटों को हथियार और पैसा दे रहे हैं। इस लड़ाई में रूस और ईरान के अपने हित हैं, तो सऊदी अरब और कतर के अपने। वहीं अमेरिका, तुर्की और इजराइल भी इस अशांति में शामिल है। अब जब सत्ता बशर अल असद के हाथों से जा चुकी है, तो सीरिया के समीकरण बदल रहे हैं और लगने लगा है कि रूस और ईरान के वर्चस्व वाला देश मध्य पूर्व की सुन्नी शक्तियों सऊदी अरब और तुर्की की तरफ जा सकता है। लेकिन सीरिया में दो सबसे बड़े प्लेयर रूस और अमेरिका हमेशा से एक्टिव रहे हैं। बशर सरकार के रूस और ईरान से बहुत गहरे संबंध थे। रूस और ईरान ने 2011 के बाद से ही मदद देकर असद सरकार को बचाए रखा। और रूस सीरिया में हबीबन एयरबेस और टाटस नेवी अड्डे को कंट्रोल करता है। सीरिया से रूस को भूमध्य सागर और अफ्रीका में ऑपरेशन के लिए लॉन्चिंग पैड मिलता है, जबकि सीरिया के जरिए ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह तक हथियारों की सप्लाई करता है। वही अमेरिका की बात करें तो 2011 से ही अमेरिका ने असद के खिलाफ विद्रोही गुटों का समर्थन किया है। अमेरिका ने विद्रोही गुटों तक हथियारों के अलावा पैसे की सप्लाई की। अमेरिका ने बार बार असद को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया। तख्ता पलट के बाद सीरिया में रूस और ईरान के कमजोर होने से अमेरिका को फायदा हो सकता है।
यही वजह है कि अब दावा किया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में रूस और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सीरिया से पश्चिम एशिया में महायुद्ध की ऐसी चिंगारी का महाविस्फोट होगा जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, पश्चिम एशिया में कई देश सीधे जंग में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से इजराइल और हमास की लड़ाई में गाजा में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारने के लिए लेबनान में घुसकर हमला किया। ये लड़ाई ईरान तक जा पहुंची। इजराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर हवाई हमले किए। इजराइल ने इराक और सीरिया में भी ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर हमले किए। और अब सीरिया में तख्ता पलट के बाद विद्रोही गुटों के कब्जे से रूस और ईरान को झटका लगा है। यही वजह है कि लोग दावा कर रहे हैं कि पश्चिम एशिया में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। पूरी दुनिया की नजर पश्चिम एशिया में पल पल बदलते हालात पर टिकी हुई है और अगले कुछ दिन करीब 50 करोड़ की आबादी वाले अरब वर्ल्ड पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सीरिया की जंग में इजराइल ने एंट्री कर ली है। इजराइल ने दमिश्क के काफर सूसा अल मजे एयरपोर्ट माउंट कासियोन में भीषण एयर स्ट्राइक की है और इस अटैक में असद सरकार के वक्त बनाए गए हथियार डिपो और केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। इजराइल का यह मानना है कि अगर विद्रोही गुटों के हाथ में यह हथियार आ जाते हैं तो उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। वहीं एक तरफ इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, वहीं उसने सीरियन इलाके में ग्राउंड एक्शन भी तेज कर दिया है। गोलान हाइट्स के बफर जोन पर इजरायली सेना का कब्जा हो गया है। सीमा पर इजरायली टैंक तैनात कर दिए गए हैं और साथ ही इजराइल ने हरमोन माउंट रेंज तक फोर्स की तैनाती को बढ़ा दिया है। वहीं सीरिया में असद की सरकार के खात्मे के साथ ही पावर गेम भी शुरू हो गया है। अमेरिका ने बाकायदा पावर प्लान तैयार किया है जो बाइडेन के सीरिया के पड़ोसी देश जॉर्डन, लेबनान, इजराइल और इराक को सुरक्षा का भरोसा दिया है। जो बाइडेन के मुताबिक इन 4 पड़ोसी देशों को विद्रोही गुटों से कोई परेशानी नहीं होगी। अमेरिका पूरे हालात पर नजर रखने के लिए मिडिल ईस्ट में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती करेगा। साथ ही अमेरिका जल्द मिडिल ईस्ट देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात भी करेगा। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि आतंकी संगठन ISIS पर स्ट्राइक जारी रखेगा। अमेरिका ने सीरिया में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। साथ ही वो पूर्वी सीरिया में स्थिरता के लिए भी प्रतिबद्ध है। अमेरिका ने कल ही मध्य सीरिया में ISIS के ठिकानों पर स्ट्राइक की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि सीरिया में UN के साथ विद्रोही गुटों में बातचीत होगी, साथ ही जल्द ही नई सरकार के गठन की कोशिश की जाएगी। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि नए संविधान को लागू कराना ही मकसद होगा। अमेरिका के मुताबिक वो स्वतंत्र और संप्रभु सीरिया के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही लोगों के लिए जरूरी मानवीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और देखिए बड़ी खबर, मध्य सीरिया में अमेरिका की एयर स्ट्राइक हुई है। आईएसआईएस के ठिकानों पर बरसे हैं अमेरिकी प्लेन। एयर स्ट्राइक में आईएसआईएस के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है, मध्य सीरिया में अमेरिका की तरफ से बड़ी बमबारी की गई, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और आईएसआईएस के ठिकानों पर बम बरसाए गए। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आईएसआईएस के खात्मे की तरफ ये मिशन। और ये अमेरिका की तरफ से कल ही जाहिर कर दिया गया था कि सीरिया में उसका जो मिशन है वो थमने वाला नहीं। और कल तख्ता पलट के बाद अब आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी की ताजा तस्वीर है। और अमेरिका भी लगातार ISIS के गढ़ में एयर स्ट्राइक कर रहा है। जी हां, अमेरिकी एयरबेस से B-52, F-15 और A-10 फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी और ISIS के गढ़ मध्य सीरिया में एयर स्ट्राइक की गई। इस एयर स्ट्राइक में ISIS के 75 ठिकाने तबाह होने की खबर है। ISIS के कई आतंकी पोस्ट तहस नहस हो गए। ISIS के कई आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद क्या है ये भी जान लीजिए। इस एयर स्ट्राइक के जरिए अमेरिका ISIS को संगठित होने से रोकना चाहता है। आतंकी संगठन ISIS के नेतृत्व को
को सीमित करने की मंशा है। साथ ही असद के तख्ता पलट के बाद पैदा हुए नेतृत्व संकट के वक्त आईएसआईएस प्रभाव को बढ़ाने से आईएसआईएस के प्रभाव को बढ़ने से रोकना चाहता है। और स्पेन में भी सीरियाई दूतावास से झंडा हटा दिया गया। असद शासन के झंडे को हटा दिया गया। असद शासन के झंडे की जगह लगाया गया रिवॉल्यूशनरी फ्लैग। ये तस्वीरें जब असद शासन वाले सीरिया के झंडे को हटा दिया गया। लेकिन सीरिया में तख्ता पलट हुआ तो रूस फंस गया। असद की सरकार को रूस का पूरा समर्थन हासिल था। रूस के मिलिट्री बेस भी सीरिया में मौजूद हैं और अब रूस के हवाले से खबर आई है कि विद्रोही गुटों और क्रेमलिन के बीच बातचीत हुई है। रूस के मुताबिक विद्रोही गुटों ने रूसी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा की गारंटी दी है। क्रेमलिन ने विद्रोही गुटों के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंध की उम्मीद भी जताई है। रशियन हामेमिन एयर बेस के पास जबलेह शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। जबलेह पर विद्रोही गुटों का कब्जा बिना लड़ाई के हुआ। फिलहाल पश्चिमी सीरिया में शांति है। वहीं दूसरी तरफ मॉस्को में मौजूद सीरियन दूतावास से सीरिया का झंडा उतार दिया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया से सैदनाया जेल की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। सैदनाया जेल में मिला है लोहे का फ्रेम के जरिए दी जाती थी मौत की सजा। तो आपको हम तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से यहां पर कैदियों को मौत की सजा दी जाती थी। सैदनाया जेल की एक खौफनाक तस्वीरें हैं और किस तरह से असद शासन के दौरान यहां पर कैदियों को मौत की सजा दी जाती थी, ये आप देख पाए। तो जेल में जुल्म की दास्तां जियां असद की क्रूर डायरी सामने आई है। और देखिए कैदियों को कोठरी में रखा जाता था। सजा देने वाले नाम पढ़कर उन्हें अलग करते थे। सजा से 3 दिन पहले तक भूखा प्यासा रखा जाता था। 2-3 घंटे तक कैदियों की बर्बर पिटाई होती थी। आधी रात को आंखों पर पट्टी बांधते थे। फांसी के तख्तों पर कैदियों को सामूहिक फांसी दी जाती थी। शवों को बोरियों में भरकर रखा जाता था। ये तमाम बातें अब सामने निकल कर आ रही हैं असद सत्ता से जुड़ी हुई। चलिए और अब बात करते हैं सियासत की। तो इंडिया गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा, इसको लेकर गठबंधन में ही अलग अलग आवाजें उठ रही हैं और ममता बनर्जी ने इसको लेकर दावा किया तो गठबंधन में खींचतान तेज हो गई। इसी मुद्दे पर कांग्रेस सूत्रों से बड़ी खबर है, सहयोगियों के आगे नहीं झुकेगी कांग्रेस। विधानसभा में राज्यवार समझौता होगा। लोकसभा के लिए होगा इंडिया गठबंधन और इंडिया ब्लॉक पर भी कांग्रेस सूत्रों से खबर है गठबंधन के मुखिया कांग्रेस ही रहेगी, कांग्रेस पार्टी रहेगी। संयोजक पद किसी को दिया जा सकता है, संयोजक पद देने की जल्दबाजी नहीं होगी। तो देखिए नेतृत्व को लेकर किस तरह से कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ किया है। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, सवाल यहां पर यही है कि कांग्रेस कोई भी ग्राउंड देना नहीं चाहती। ममता बनर्जी अपफ्रंट होकर यह कह चुकी हैं कि वो लीड करने को तैयार है। यह माना जाए क्या कि इंडिया गठबंधन की राहें अब जुदा होने वाली हैं या हो गई? जी देखिए, ये क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के बीच एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, सभी दलों ने समर्थन किया, सहयोग किया, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की, खासकर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कांग्रेस का हाल हुआ, उसके बाद सहयोगी दलों को लगता है कि ये वक्त है कांग्रेस पर दबाव बढ़ाने का। और इसी फहरिस्त में ममता बनर्जी से लेकर तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि अगले 1.5 सालों में जहां जहां भी विधानसभा के चुनाव है वहां इंडिया ब्लॉक की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इंडिया ब्लॉक का कोई बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है। ऐसे में फिलहाल वो बहुत ज्यादा झुकेगी नहीं इन दलों के दबाव में। हालांकि वो अपनी ओर से कन्फ्रंटेशन नहीं करेगी और भविष्य के लिए इंडिया गठबंधन बना रहे इसकी कोशिश में रहेगी।
लेकिन फिलहाल वो अपने संगठन पर ध्यान देगी कि अपने संगठन को कैसे उसके कील कांटे दुरुस्त करने हैं, और उसके बड़े नेता कोई बयानबाजी नहीं करेंगे जिससे कन्फ्रंटेशन ना हो। लेकिन फिलहाल कांग्रेस भी झुकने को तैयार नहीं है। उसका मानना है सबसे बड़ी पार्टी वो है, ऐसे में उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत हमसे जुड़ने के लिए और इस जानकारी। और चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। दिल्ली कूच पर किसानों की रणनीति आज तैयार की जाएगी। हरियाणा प्रशासन ने आज की मोहलत मांगी है। पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसानों की आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से बॉर्डर खोलने की जो मांग है वो भी सामने आई है। तो इससे पहले कल खबर आई थी सामने, किसानों का जो जत्था है 101 किसानों का जत्था वो कल रवाना होगा। लेकिन फिलहाल अब आज ये तय होगा कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है। पंजाब और हरियाणा के किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। कल किसानों ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। आज किसानों की मीटिंग में आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी बॉर्डर खोलने के लिए याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई आज हो सकती है। अंबाला से लेकर दिल्ली की सीमाओं तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। किसानों के जत्थे को रोकने के लिए हरियाणा में पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है। वाहनों की तलाशी का अभियान भी जारी है। तो इस तरह से पुलिस पूरी तैयारी में है कि इस जत्थे को आगे बढ़ने से रोका जाए। और देखिए इस बीच इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। कल प्रशासन के साथ जो बैठक हुई, इसके बाद किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं अब। इधर भी अधिकारियों से बात भी तो यही पहले भी मिलते रहे, तो यहाँ पर मीटिंग तय हो गई, तो हम बात सुनने के लिए आए। उन्होंने कहा कि कल प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, तो सारे अधिकारी उधर व्यस्त हैं, तो हमें कल का समय दीजिए। उन्होंने मांगा हमने, तो हम उसके लिए पॉजिटिव है, हम विचार लेंगे सुबह, ठीक है ना। तो आगे देखें कल क्या संदेश आता है, ये तो कल शाम को मालूम चलेगा। अगर कोई बातचीत का रास्ता प्रशासन भी करता तो हम उसे कभी बुरा तो नहीं कहते। तो सरवण सिंह पंधेर को आप सुन रहे थे। इधर किसान आंदोलन पर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। आप भी सुनिए क्या हो रही है बयानबाजी। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। किसी को इस तरह रोकना जो है वो अप्रजातांत्रिक है। हाँ, कोई कानून हाथ में लेते हो। पहले इन्होंने कहा कि भाई ट्रैक्टर पे मत जाओ, किसानों ने कहा ठीक ट्रैक्टर पे जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। तो अपनी बात कहने का जो है उनसे बात करके सरकार को तुरंत समाधान करना चाहिए। अगर प्रदेश में ज्यादा लंबे समय तक कोई एजिटेशन धरने चलते हैं ना, तो वहाँ का जो विकास है बाधित होता है, वो आम जनता भी बाधित होती है। वहाँ के इंडस्ट्री वाले शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे प्रदेशों में, और वो लंबे समय तक पंजाब के जो किसान भाई हैं उनको ही नुकसान होगा आखिर में जाके। तो ये लंबा नहीं करना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं बातचीत करके समेट ले, अपने सीएम साहब से बात करके, तो प्रदेश की खुशहाली के लिए ठीक है वो।